हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आशु में। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे वीडियो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और आरएनए प्रोसेसिंग इसके बारे में। तो ये डायग्राम आप और का देख सकते हैं। आगे हम पूरा डिटेल से देखेंगे ये वीडियो। तो ये आप डायग्राम देख सकते हो। ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होके पूरा हमारे ने बना है, ठीक है, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इंट्रॉन जो है कि न्यूक्लियस में ही रह जाता है और एक्सॉन एक्सॉन अलग होके एक पूरा जो कोडिंग वाला जो था, जो कि एक्सप्रेस होगा, प्रोटीन सीक्वेंस होंगे जिसमें, तो वो अलग से नीचे दिखा रखा है ना, वो बन के हमारे ने मेच्योर हमारे ने बन जाएगा, जो कि पॉली ए टेल होगी, जिसमें केपिंग होगी। सारी प्रोसेस हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए एंड इट्स रीजन। तो हमने पिछली वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन देखा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूंगा। तो जिसमें हमें डीएनए से आरएनए कैसे बना हुआ ये पता चला, और डीएनए से एमआरएनए बना, ठीक है। मैसेंजर आरएनए ऑपरेट्स एज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप सभी को पता है, जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो न्यूक्लियस से बाहर जाकर एक टेम्पलेट की तरह काम करता है, जिसे टीआरएनए आएगा, उसके सीक्वेंस को पढ़ेगा, किसके, एमआरएनए को सीक्वेंस को। इसका मतलब वो टेम्पलेट का ही कार्य कर रहा है ना। टीआरएनए इसके सीक्वेंस को पढ़ता है एमआरएनए को, और उसके अकॉर्डिंग वो एमिनो एसिड लाता है, और एमिनो एसिड को जोड़कर, पॉली एमिनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए इनकोड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। अलग अलग प्रकार के कोड होंगे, अलग अलग एमिनो एसिड को एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल प्रोटीन बनाएगा। तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर डीएनए एज ए ट्रांसक्रिप्ट एंड ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम एंड हेल्प असेंबल एमिनो एसिड इन देयर प्रॉपर ऑर्डर। एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक सीक्वेंस के आधार पर ही वो एमिनो एसिड प्रॉपर आएंगे ऑर्डर में, ठीक है। So mRNA is directly transcribed from DNA, whereas in the case of eukaryotic, a pre-mRNA, also referred to as the primary transcript, pre-mRNA बनता है, जिसे आगे हम देखेंगे। इज़ द फर्स्ट ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए। तो डीएनए से जो पहली बार जो एमआरएनए बनेगा, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होंगे, ठीक है, तो उसे प्री एमआरएनए बोलते हैं। तो देन प्रोसेस्ड टू यील्ड मेच्योर एमआरएनए। तो बाद में उसमें से जो इंट्रॉन पार्ट है उनको स्प्लाइसिंग करके हटा दिया जाता है, और एक्सॉन एक्सॉन को जो बनाकर जो बनता है उसे मेच्योर है, वो मेच्योर एमआरएनए होता है, वो बनता है, ठीक है। थ्री मेन रीजन अकर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एमआरएनए, ठीक है। तो एक 5 डेज पहला है, जिसमें 5 डेज यूटीआर, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। द 5 डेज अनट्रांसलेटेड रीजन। अनट्रांसलेटेड मतलब जिसका अभी प्रोटीन से एमआरएनए से प्रोटीन नहीं बना। द 5 डेज अनट्रांसलेटेड रीजन, 5 डेज यूटीआर, ऑल्सो कॉल्ड द लीडर, इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एट द 5 डेज एंड of the mRNA that does not encode any of amino acid। तो वो जो होंगे 5 डेज की साइड पे mRNA पे, तो ये किसी प्रोटीन को इनकोड नहीं करेंगे, ठीक है। तो प्रोटीन कोडिंग वाले सीक्वेंस नहीं होंगे इसमें, प्रोटीन को कोई कोड नहीं करेगा ये, ठीक है। या तो इनिशिएशन कोडॉन होंगे, ठीक है, जैसे कि इनिशिएशन कोडॉन हो गया ये, ठीक है। बाद में लास्ट में आएंगे टर्मिनेशन कोडॉन, वो अलग है, ठीक है। आगे देखते हैं। इन बैक्टीरियल एमआरएनए दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द सीक्वेंस टर्म्ड एज द साइन डेल गिरनो सीक्वेंस, ठीक है। इसको याद कर लेना, रिमेंबर दिस। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन साइन डेल गिरनो सीक्वेंस सर्व एज ए राइबोसोम बाइंडिंग साइट। तो इनिशिएशन एक प्रकार का इनिशिएशन का काम कर रहा है, राइबोसोम के बाइंडिंग का करेगा ये सीक्वेंस। दिस सीक्वेंस इज फाउंड अप्रोक्सीमेटली 7 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम मतलब जीरो से पहले वाला, जो माइनस वाला अपस्ट्रीम ऑफ द फर्स्ट कोडोन that is translated into the amino acid
ऑल्सो टर्म्ड एज स्टार्ट कोडोन। तो जो स्टार्ट कोडोन है उससे पहले 10 न्यूक्लियोटाइड तो वहाँ पे होते हैं ये, ठीक है। इन इट्स 5 days अनट्रांसलेटेड रीजन, जो ट्रांसलेटेड नहीं होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन यूकैरियोटिक mRNA हैज़ नो इक्विवेलेंट कंसेंसस सीक्वेंस। राइबोसोम बाइंड टू ए मॉडिफाइड 5 days एंड राइबोसोम बाइंड करेगा इस पे, ठीक है। तो प्रोटीन को कोड नहीं करता है, लेकिन जो इनिशिएशन एक प्रकार का राइबोसोम को बाइंड करेगा और आगे प्रोसेस फर्दर प्रोसेस होगी, ठीक है। ऑफ mRNA इन यूकैरियोटिक सेल प्रोटीन कोडिंग रीजन, अब आगे प्रोटीन कोडिंग रीजन आगे आएंगे जिसे tRNA पहचानता है ना, वो वाले। The next section of mRNA is the protein coding region containing the codon that describe the protein amino acid sequence। तो 3 कोडोन होते हैं यहाँ, आपको पता है। तो अलग अलग कोडोन अलग अलग वेरियस टाइप ऑफ एमिनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कोडोन एक प्रकार के एमिनो एसिड को भी कोड कर सकते हैं, वो आपने एक सारणी होती है वो देखा ही होगा, ठीक है। जैसे कि एलानिन को शायद 3 या 4 कितने आप देख लेना उस टेबल को, उसमें पूरा दे रखा हुआ, ठीक है। द प्रोटीन कोडिंग रीजन स्टार्ट विथ ए स्टार्ट कोडोन, ठीक है। एक स्टार्ट कोडोन होगा, उस कोडोन से स्टार्ट होगा, टर्मिनेट्स विथ स्टॉप कोडोन और ख़त्म होगा स्टॉप कोडोन से। 3 days UTR, द 3 days अनट्रांसलेटेड रीजन, ये जो टर्मिनेशन साइड में 3 days साइड में आखिरी में वहाँ पे भी एक जो सीक्वेंस होगा जो कि ट्रांसलेट नहीं होगा, जिसका प्रोटीन कोड नहीं होता है, ठीक है, एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, तो वो वाला अनट्रांसलेटेड रीजन 3 days UTR also referred to as TREL, a nucleotide sequence at 3 days end of the mRNA is the last mRNA region, mRNA का लास्ट वाला रीजन एंड नॉट ट्रांसलेटेड इन प्रोटीन, ठीक है। द 3 days UTR अफेक्ट mRNA स्टेबिलिटी, mRNA की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस ऑफ द mRNA। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन इन यूकैरियोट्स, अब देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस concurrently in बैक्टीरियल सेल। तो कंकरेंटली मतलब साथ साथ, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो प्रोसेस होती है वो साथ साथ होती है, एक साथ होती है, ठीक है। तो जैसे कि वो विन द 3 days एंड ऑफ द mRNA इज अंडरगोइंग ट्रांसलेशन, 3 days ट्रांसक्रिप्शन तो कैसे होगा, क्योंकि आप सभी को पता है mRNA 5 days to 3 days डायरेक्शन में सिंथेसिस होता है। तो इधर की ओर मान लो सिंथेसिस होता जा रहा है, तो 3 days की साइड में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। लेकिन 5 days पहले से ही सिंथेसिस हो चुका है ना 5 days का, तो है ना। मान लो ये ऐसे यहाँ से ऐसे सिंथेसिस होना शुरू हो रहा है, तो शुरू हो रहा है मतलब 3 days के आगे की ओर ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है, लेकिन 5 days थोड़ा बन चुका है, तो उधर की ओर ट्रांसक्रिप्शन चलता जाएगा। और यहाँ जो 5 days के एंड की तरफ जो ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है जिस mRNA का, तो वहाँ पर ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो बिगिन हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो आगे लिखा ना, राइबोसोम बाइंड नियर 5 days एंड टू द साइन डालगेर्नो सीक्वेंस एंड बिगिन ट्रांसलेशन, 5 days की साइड में ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है। Since transcription and translation are coupled before protein synthesis, bacterial mRNA has little opportunity to be changed। तो दोनों प्रोसेस साथ में होने के मतलब उस ट्रांसलेशन होने से पहले थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी होती है उसके पास चेंज होने की, ठीक है। तो वो देख लेते हैं आगे। In contrast, in eukaryotic cell, transcription and translation are segregate both in time and space। यूकैरियोट्स में है वो ये सब सेपरेट होता है, ठीक है। बैक्टीरियल में तो क्या होता है कि न्यूक्लियस की है वो एब्सेंट होता है कि बैक्टीरिया में, बहुत सारे बैक्टीरिया में, लेकिन यूकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें न्यूक्लियर होता है, ठीक है, न्यूक्लियर होता है।
तो जिससे क्या होता है कि जो डीएनए है उससे पहले mRNA बनता है, वो न्यूक्लियर में ही रहता है। फिर जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन से मैच्योर mRNA बनता है वो भी न्यूक्लियस से में ही बनेगा, फिर वो साइटोप्लाज्म में जा सकता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है। ये डू यू नो ऑल नो अबाउट इट? ठीक है, तो इन द न्यूक्लियस in the nucleus transcription take place while translation take place in cytoplasm। आगे ना ये बात, this separation offer a chance to modify eukaryotic RNA before translating। Indeed, after transcription eukaryotic mRNA is altered extensively, changed are made to the RNA molecule 5' and the 3' and protein coding portion। इन 5' एंड में और प्रोटीन कोडिंग इनमें चेंजिंग होगी जो आगे हम देखेंगे। ठीक है, कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग, इंट्रॉन पार्ट को स्प्लाइसिंग, आगे सारी प्रोसेस देखेंगे हम। फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। हम शुरू करते हैं 5 कैपिंग कैप एडिशन से। ठीक है, बिकॉज शुरू में आप सभी को पता है mRNA का जो 5' mRNA है वो सिंथेसिस हो जाता है, तो पहले उसका कैपिंग होगा, फिर स्प्लाइसिंग होगा, फिर टेलिंग होगा। इस प्रोसेस से, इस ऑर्डर से ये प्रोसेस होती है। ठीक है, वन टाइप ऑफ यूकैरियोटिक प्री mRNA मॉडिफिकेशन इज द एडिंग ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड 5' कैप at the end of at the 5' end of the mRNA। The cap consists of an additional nucleotide and methyl group, this is the main thing, methyl group at the base of one or more nucleotide at the 5' end of the newly inserted nucleotide, and the two dash OH group of the sugar, जो कि दो शुगर ग्रुप होती है ना, तो उसमें जो 2 नंबर कार्बन पे होता है OH। ठीक है, 2 नंबर कार्बन पे OH होता है, तो वहाँ पे होता है जो मिथाइलिन ग्रुप जोड़ते हैं। तो आगे देखते हैं। आफ्टर ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन होने के बाद में, मतलब इनिशिएशन के बाद में जब से वो mRNA स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएशन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन द इंजर्शन ऑफ द केप टेक प्लेस। तो शुरू होने पर इलोंगेशन जैसे ही शुरू हुआ mRNA बनना, न्यू mRNA बनना, तो वहाँ से ही केपिंग जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है क्विकली। ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू रिप्रेजेंट द 5' एंड ऑफ द प्री mRNA हैज। तो हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि कैपिंग हो रही है, बिकॉज जो लास्ट में जो भी न्यूक्लियोटाइड होता है पहले में, तो वो आपको पता है पी यानी ट्राइफॉस्फेट ही आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे कि एक न्यू न्यूक्लियोटाइड आ रहा है तो वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में ही आता है। ठीक है, एडेनिन जैसे कि है और इधर की साइड इसका OH है, तो इसके साथ अगर आगे इलोंगेशन होगा तो जब भी इसके साथ भी इलोंगेशन होगा तो वो इसके साथ जो भी न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो वो भी ट्राइफॉस्फेट के रूप में आएगा। जैसे कि ए के साथ में मान लो ए ही पास में जुड़ रहा है, तो इसके साथ अगर ये जुड़ेगा तो यहाँ पे फॉस्फेट जो ग्रुप बनेगा, ठीक है, तो वहाँ से 2 फॉस्फेट ये है वो टूट कर ये बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो आगे होगा क्या, पहले वाले न्यूक्लियोटाइड में तो ट्राइफॉस्फेट ही रह जाएंगे, लेकिन इसके साथ में जो जुड़ेगा उसमें ट्राइफॉस्फेट नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें एक ही फॉस्फेट होगा। ठीक है, तो इसलिए ये क्योंकि ये शुरू वाला ही एक पहला न्यूक्लियोटाइड है तो वहाँ पे ट्राइफॉस्फेट ही आएगा, फिर न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, फिर न्यूक्लियोटाइड, फिर फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो आप इस को समझ गए होंगे आई थिंक, इन विच राइबोन्यूक्लियोटाइड इज रिप्रेजेंट बाय एन राइबोन्यूक्लियोटाइड, जो हमने देखा अभी जो जोड़ रहे थे हम एक के साथ में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड जो फॉस्फेट शुगर है वो मिलकर राइबोन्यूक्लियोटाइड बना रही है,
एंड फॉस्फेट ग्रुप को पी से दिखा रहे हैं हम, ठीक है। वन ऑफ दिस फॉस्फेट ग्रुप इज रिमूव shortly after the starting of transcription and a guanine nucleotide is added। तो बिकॉज हमने अभी देखा कि जो अब कभी भी हम इसके साथ अगर दूसरा न्यूक्लियोटाइड जोड़ेंगे तो ट्राइफॉस्फेट ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये ट्राइफॉस्फेट नहीं रहेगा क्योंकि ग्वानिन हम जोड़ेंगे आगे, क्योंकि हमें कैपिंग करना है। तो ग्वानिन हम अगर जोड़ेंगे तो ये ट्राइफॉस्फेट हटाना पड़ेगा, तभी बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होगा। ए स्पेशल 5 days bond connect this guanine nucleotide to the pre-mRNA, which is somewhat different from the normal 5 days 3 days bonding से। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, 5 days वाला जो 5 days के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप होता है, आप सभी को पता है। और उसी न्यूक्लियोटाइड का जो 3 days पे OH होता है और नया न्यूक्लियोटाइड आता है उसका 5 days पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, वो जुड़कर एक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 days बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है। टू द 5 days एंड वन और मोर मिथाइल ग्रुप आर एडेड। तो 5 days एंड पे मिथाइल ग्रुप जोड़ा जाएगा। द फर्स्ट ऑफ दिस मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द पोजीशन 7 ऑफ द बेस ऑफ द टर्मिनल guanine nucleotide, making the base 7 methyl guanine। Next, in the second and third nucleotide में methyl group may be attached to the 2 days पोजीशन ऑफ द शुगर। तो पहले तो हमने 5 days पे जोड़ा, फिर लेकिन आगे जैसे ही आगे वाले पे जोड़ना होगा तो सेकंड और थर्ड वाले पे जोड़ना होगा, तो हमें सेकंड डेस यानी सेकंड नंबर जो राइबो शुगर होगी उसके सेकंड नंबर कार्बन पर हमें जोड़ना होगा। एडिशन मिथाइल ग्रुप कैन रियरली बी अटैच्ड टू द बेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ प्री mRNA, जो रियरली होता है, बहुत ही कम चांस में। द पोली ए टेलिंग एडिशन ये प्रोसेस देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ 50 से 250 और ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, एडिनिन न्यूक्लियोटाइड पोली ए, ठीक है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड एट द 3 days एंड, ये 3 days एंड पे जोड़ा जाएगा। फॉर्मिंग ऑफ पोली ए टेल इज ए सेकेंड काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन टू यूकैरियोटिक mRNA, ठीक है। दीज न्यूक्लियोटाइड आर नॉट इनकोडेड इन द DNA। या DNA में इनकोडेड, DNA से इनकोडेड नहीं होकर आते हैं, मतलब हमारे mRNA में इनका सीक्वेंस नहीं होता है, DNA से नहीं आते हैं इनके सीक्वेंस, ट्रांसक्राइब होके नहीं आते हैं, ठीक है। But are inserted in a process called polyadenation following transcription. Many RNA polymerase second transcribed eukaryotic gene are transcribed well past the end of the coding sequence. Much of the extra material is then cleaved at the 3 days end, and the poly A tail is inserted. Sequence both upstream and downstream of the cleavage site are necessary for processing the 3 days end of pre-mRNA. Generally, downstream of the cleavage site is a sequence rich in uracil nucleotide or in guanine and uracil nucleotide। तो जो क्लीवेज साइड होती है उससे ये बता रहा है डाउन साइड यानी डाउन स्ट्रीम साइड यानी प्लस की साइड, इधर की साइड जो सीक्वेंस होते हैं, जो गुआनिन और यूरेसिल रिच सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। ऑन मैनी mRNA द पोली ए टेल स्टेबिलिटी के काम में आती है। इंक्रीज द टाइम ड्यूरिंग विच द mRNA रिमेन इंटैक्ट एंड अवेलेबल फॉर ट्रांसलेशन बिफोर सेलुलर एंजाइम डिग्रेड इट, ठीक है। द पोली ए टेल इज ऑल्सो इनहेंस द राइबोसोम्स अटैचमेंट टू द mRNA। तो एक तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाएगा बिकॉज ऑफ द लॉन्ग लेंथ ऑफ द पोली ए टेल। तो इस mRNA, क्योंकि mRNA की लाइफ टाइम आप सभी को पता है बहुत कम होती है, ठीक है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो उसके
एंजाइम वो डिग्रेड बहुत ही जल्दी कर देता है, उससे थोड़ा बचाने के लिए ये स्टेबल होता है। और जो है राइबोसोम के भी अटैच होना होता है उनको ट्रांसलेशन के लिए, तो उसके लिए भी अटैचमेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग देख लेते हैं। आरएनए स्प्लाइसिंग द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, वो अंदर न्यूक्लियस में ही रह जाते हैं। एक्जॉन है वो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जिसमें वो ही बाहर जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाई आरएनए स्प्लाइसिंग इज द other major type of eukaryotic pre-mRNA modification. Before the RNA move to the cytoplasm, this modification take place in the nucleus. ठीक है, तो यही कह रहा है कि न्यूक्लियस से बाहर जाने से पहले ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में जाने से पहले। द प्रेजेंस ऑफ 3 सीक्वेंस इन द इंट्रॉन इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लाइसिंग। तो इस इसमें जो सीक्वेंस होते हैं इंट्रॉन में वो स्प्लाइसिंग में हेल्प करते हैं। वन एंड ऑफ द इंट्रॉन, एक इंट्रॉन के 2 एंड होंगे ना, एक एंड ये, ठीक है। तो वन एंड ऑफ द इंट्रॉन इज रेफर टू द 5' स्प्लाइस साइट एंड द अदर एंड ऑफ द 3' स्प्लाइस साइट। शॉर्ट कॉन्सेक्वेंस सीक्वेंस एग्जिस्ट ऑन दियर स्प्लाइस साइट। शॉर्ट सीक्वेंस होंगे जिसे आइडेंटिफाई करके स्प्लाइस किया जाता है एंजाइम्स के थ्रू। तो मोस्ट इंट्रॉन बिगिन विथ GU इन प्री mRNA एंड विथ AG। तो जो हमने देखा 5' एंड के तरफ इंट्रॉन में GU रिच रीजन होगा, या फिर GU के इनिशियल जो सीक्वेंस हो गया आइडेंटिफिकेशन सीक्वेंस होंगे, और 3' साइड की तरफ AG वाले सीक्वेंस होंगे जो कि आइडेंटिफाई करेंगे इनको एंजाइम, और फिर इनको क्लियर आउट करके आउट किया जाएगा। द थर्ड सीक्वेंस दैट इज नेसेसरी फॉर स्प्लाइसिंग इज प्रेजेंट एट द ब्रांच पॉइंट which is an adenine nucleotide that is situated 18 से 40 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम ऑफ द 3' तो हमने 3' साइड पे देखा ना AG सीक्वेंस इंट्रॉन में, तो उसके अपस्ट्रीम में यानी 18 से 40 इधर की ओर यहाँ पर वो है एडेनिन होता है। ठीक है, और यहाँ से फिर यहाँ से क्लीव होके आगे हम देखेंगे प्रोसेस पूरी। ठीक है, so the splice occur within a large structure called the spliceosome, which is one of the largest and most complex of molecular complex. 5 RNA molecules U1, U2, U4, U5, U6 and almost 300 protein from the spliceosome के ऑलमोस्ट 300 प्रोटीन्स होते हैं। स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स है जो कि क्लीवेज आउट ऑल दिस प्रोसेस बाय स्प्लाइसोसोम अकर बाय स्प्लाइसोसोम। स्मॉल न्यूक्लियर RNA SNRNA रेंजिंग इन लेंथ फ्रॉम 107 से 210 की रेंज का ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA होता है। न्यूक्लियोटाइड आर द RNA कंपोनेंट। दीज स्मॉल न्यूक्लियर RNA आर एसोसिएटेड विथ प्रोटीन टू फॉर्म ए स्मॉल पार्टिकल ऑफ राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ओके, तो प्रोसेसिंग ऑफ RNA स्प्लाइसिंग हम देख लेते हैं। एन इंट्रॉन इज बिटवीन एन अपस्ट्रीम एक्सॉन एंड डाउन स्ट्रीम एक्सॉन। तो जैसे दो एक्सॉन के बीच में एक इंट्रॉन होता है, उसी के बारे में बता रहे हैं। जो अपस्ट्रीम एक्सॉन होगा वो तो ये होगा पहला नंबर वाला, और डाउन स्ट्रीम ये दूसरे नंबर वाला है जो एक्सॉन, इसके बीच में इंट्रॉन होगा एक। ठीक है, तो डाउन बिफोर स्प्लाइसिंग टेक प्लेस, तो इन 2 डिस्टिंक्ट स्टेज प्री mRNA इज स्प्लाइसेड। तो 2 स्टेज हम देखेंगे। द प्री mRNA इज कट एट द 5' स्प्लाइस साइट इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्प्लाइसिंग। तो 5' स्प्लाइस साइट पे कट होगा। दिस कट फ्री एक्सॉन फर्स्ट। तो इधर की 5' की साइड की अब और कट होगा, तो जो 1 नंबर वाला जो इधर जो इंट्रॉन होगा वो फ्री हो जाएगा ना। सिंपल सी बात है, तो 1 नंबर वाला एक्सॉन वो फ्री हो जाएगा। free exon number 1 from the intron, and the intron 5' and connect to the branch point, that is the intron folds back on itself, creating a structure called lariat structure। ठीक है, तो उसके जो 5' एंड होता है, ठीक है, इंट्रॉन्स 5' एंड कनेक्ट टू द ब्रांच पॉइंट। जो हमने ब्रांच पॉइंट देखा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, तो उस पर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा और फोल्ड लेरियट स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है,
सो ये प्रोसेस आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। तो ये एक्सॉन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे क्लीव्ड होगा तो ये एक्सॉन है 1 वो फ्री हो जाएगा, यहाँ पे ये फ्री हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो इंट्रॉन का 5 डैश एंड ये है, ठीक है, 5 डैश एंड ये है, 3 डैश एंड ये है। तो ये इसका ये 5 डैश एंड है ये जी वाला, और ये जो हमने देखा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड वो इसके साथ ये बाइंड होकर लेरियट स्ट्रक्चर बनाता है। तो कैसे बनाता है नीचे दिखा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो 5 डैश एंड था वो इस ए के साथ जो बॉन्ड बनाकर लेरियट स्ट्रक्चर बना रखा है 2,5 ब्रांच, ओके। सो लेरियट स्ट्रक्चर हमने बना लिया। इन दिस रिएक्शन वाया ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन से द guanine न्यूक्लियोटाइड in the sequence at 5 dash splice site bind with the adenine nucleotide हमने देखा at the branch stage to the cytoplasm where it is translate the mature mRNA consisting of the exon spliced together it exported। तो exon sequence होते हैं। A cut is made at 3 dash splice site in the second step में कट लगेगा 3 dash splice site पे of the RNA splicing and stimulously the 3 dash end of exon first इसके बारे में देख रहे हैं हम, is conveniently connected to the 5 dash end of exon 2। तो अब वहाँ पे अगर कट लगेगा 3 डैश एंड की ओर तो उसका जो एक्सॉन 2 का जो 5 डैश एंड है वो फ्री हो जाएगा और उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा एक्सॉन 1 के 3 डैश एंड के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से दो एक्सॉन फर्स्ट एंड एक्सॉन सेकंड वो कनेक्ट हो जाएंगे। इट रिलीज द इंट्रॉन एज ए लेरियट स्ट्रक्चर, जो लेरियट स्ट्रक्चर इंट्रॉन की बनी थी उसको रिलीज कर दिया जाता है। When the bond split at the branch stage, the intron become linear and is then quickly degraded by nuclear enzyme, degrade किया जाता है बाद में इसको, ठीक है, इंट्रॉन को, to the cytoplasm where it is translated the mature mRNA consisting of the exon spliced together is exported। बाद में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है साइटोप्लाज्म में जहाँ पे इसका एक्सप्रेशन होता है। अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग pathway for RNA splicing। So alternative processes pathway भी देख लेते हैं हम। In order to generate alternative form of mRNA, a single pre-mRNA is processed in various way, ठीक है, अलग अलग वे में एक सिंगल pre-mRNA प्रोसेस्ड अलग अलग तरीके से प्रोसेसिंग देखते हैं हम, रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस प्रोटीन फ्रॉम द सेम DNA सीक्वेंस। तो अलग अलग प्रकार से अगर जैसे कि एक में है जैसे कि एक्सॉन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, और एक में जो है एक्सॉन सेकंड को हटा दिया जाता है इंट्रॉन के साथ में ही इसको हटा दिया जाता है, तो नेक्स्ट जनरेशन में 1 3 4 ही एक्सॉन नंबर आएंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग अल्टरनेटिव प्रोसेस होता है। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग इन विच द सेम mRNA तो सेम होगा, लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसेस होने के कारण किसी में एक्सॉन फर्स्ट एक्सॉन सेकंड एक्सॉन 5, किसी में एक्सॉन फर्स्ट एक्सॉन थर्ड एक्सॉन 4 अल्टरनेटिव सीक्वेंस के आधार पर जो एक्सॉन सीक्वेंस आएंगे और अलग अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो सेम mRNA कैन बी स्प्लाइस्ड इन मोर देन वन वे to generate multiple mRNA that are translated into different amino acid sequence, and thus different protein is one form of alternative processing. Another method of alternative processing involved the use of several 3' cleave sites where the pre-mRNA comprise 2 or more potential cleavage and polyadenine site, okay. In the same pre-mRNA transcript, both alternative splicing and multiple 3' cleaving site can exist। तो बहुत एक से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा मल्टीपल क्लीव साइट होती है। इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग ऑफ pre-mRNA इज कॉमन। तो उधर यूकैरियोटिक्स में हमारे में मल्टी सेलुलर में तो कॉमन है, ठीक है। रिसर्च predict that more than 90% of all human gene undergo अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। तो 90% से भी ज़्यादा हमारे ह्यूमन में जीन होते हैं जिनकी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होती है, यानी
एक से ज़्यादा प्रकार के प्रोटीन एक ही मेच्योर प्री mRNA से बन सकते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ स्प्लाइसिंग ऑल्सो वेरियस बिटवीन ह्यूमन टिश्यू कंपेयर्ड टू अदर टिश्यू। द ह्यूमन ब्रेन एंड लीवर टिश्यू हैव मोर अल्टरनेटिवली स्प्लाइसिंग RNA। तो लीवर ब्रेन में और लीवर में ये ज़्यादा होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग का। और RNA एडिटिंग हम देख लेते हैं। RNA एडिटिंग भी द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन mRNA molecule is altered after transcription in RNA editing। ओके, तो वही बात है, सीक्वेंस अलग अलग हो जाएंगे RNA एडिटिंग के बाद में भी, ठीक है, एमिनो एसिड के, ठीक है, प्रोटीन में। तो देयर वर सब्स्टिट्यूशन इन सम ऑफ द mRNA न्यूक्लियोटाइड इन सम न्यूक्लियर जीन इन मैमल्स सेल एंड इन सम माइटोकॉन्ड्रियल जीन इन प्लांट सेल। ओके, more extensive RNA editing for certain mitochondrial gene in trypanosoma parasite has been found in mRNA। तो इसमें ट्रिपेनोसोमा जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन है उसमें RNA एडिटिंग मोस्टली देखी जाती है। मोर देन 60% ऑफ द सीक्वेंस इज डिटरमाइंड बाय RNA एडिटिंग इन सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म। mRNA 60% से ज़्यादा, ठीक है। In RNA sequence, a variety of mechanism can bring out changes। तो अलग अलग मैकेनिज्म से एक ही जो है RNA में तो बहुत सारे चेंजेस ला सकता है, ठीक है। तो मोलिक्यूल्स कॉल्ड गाइड RNA, gRNA, गाइड RNA एक मोलिक्यूल है, प्ले ए की रोल इन अ सर्टेन सिचुएशन। तो सिचुएशन में की रोल बहुत ही मोस्ट रोल है उसका गाइड RNA का। तो गाइड RNA कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस दैट आर पार्शली कॉम्प्लीमेंट्री टू प्री एडिटिंग RNA सेगमेंट। तो प्री mRNA जो होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, तो ठीक है। तो इन दिस सीक्वेंस द टू मॉलिक्यूल गोज थ्रू बेस पेयरिंग। तो उसमें जो उसके हमने देखा गाइड RNA तो कम्प्लीमेंट्री होने के कारण वो पेयर बना सकता है, ठीक है। तो उसके दो मॉलिक्यूल है वो पेयरिंग में जाएंगे एंड द mRNA अंडरगोज क्लीवेज आफ्टर द mRNA इज एंकर्ड टू द gRNA। तो उसके बाद अटैच होने के बाद में क्लीवेज का प्रोसेस होगा एंड द न्यूक्लियोटाइड्स आर इंजर्टेड, रिमूव और अल्टर्ड। इंजर्ट भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द gRNA टेम्पलेट गिवन, ठीक है। तो एंजाइम ब्रिंग अबाउट द कन्वर्जन ऑफ द बेस इन अदर केस। एंजाइम भी बहुत सारे केस में एंजाइम कन्वर्जन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन ए जीन इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू mRNA दैट इनकोड ए लिपिड ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड। एक जीन है हमारे ने उससे जो इनकोड होगा क्या प्रोटीन, लिपिड ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड इनकोड होगा कोड एपोलिपो प्रोटीन B100 विच इज सिंथेसाइड इन लीवर सेल। लीवर सेल में कोई DNA है होता है, ठीक है, उससे हमारे ने बनता है और उससे ये है प्रोटीन वो कोड करता है वो हमारे ने एपोलिपोप्रोटीन B100, ठीक है। एंड हैज 4563 एमिनो एसिड होते हैं उसमें, उस प्रोटीन में कितने 4563, सोचो, ठीक है। और एक एमिनो एसिड 3 कोडोन से कोड होता है, तो आप देख लो। तो बाय एडिटिंग द एपोलिपोप्रोटीन B100 mRNA truncated version of the protein called apolipoprotein B48 with only 2153 एमिनो एसिड इज द सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइनल सेल। तो वही जो है हमारे ने उसका जो प्रोसेसिंग होकर, मतलब मान लो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने जो अमीनो एसिड को कोड करने वाले जो कोडोन थे उसमें mRNA में, तो उसको RNA एडिटिंग के द्वारा बहुत सारे कोडोन को स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है और बाद में बहुत कम ही कोडोन बचते हैं और उनका जब वो ट्रांसलेशन होता है तो कंपेरेटिवली जो कम अमीनो एसिड का प्रोटीन बनता है, लेकिन जो उसका नेचर होता है वो उसी प्रकार का होता है एपोलिपोप्रोटीन का, लेकिन उसमें जो है वो एमिनो एसिड है वो कम हो जाएगा क्योंकि RNA एडिटिंग से उसके जो हमने कोडोन है वो स्प्लाइस आउट कर दिए हैं, ठीक है। तो उससे जो उनके कोडोन कम हो जाएंगे जिससे कि वो ट्रांसलेशन है उसको कम एमिनो एसिड आएंगे प्रोटीन में। तो 2153 एमिनो एसिड हम देख सकते हैं इंटेस्टाइनल सेल है वो सीक्रेट करती है। तो ये सब प्रोसेस एडिटिंग और इसी प्रोसेस के कारण ही अल्टरनेटिव प्रोसेसिंग के कारण ही हो पाती है, ठीक है।
A cytosine base is cytosine base, you know, all know. Base is deaminated by an enzyme in this editing, transforming into uracil. तो साइटोसिन में जो होता है क्या एमीन होता है, तो वो अगर डीएमिनेटेड हो जाता है साइटोसिन, उसमें से वो ग्रुप हटा दिया जाता है एमीन ग्रुप। तो डीएमिनेटेड होने के कारण वो सी है वो यू में कन्वर्ट हो जाता है। डीएमिनेटेड होने के बाद, जो कि इस एडिटिंग में डीएमिनेशन प्रक्रिया होती है, तो वो सी को यू में कन्वर्ट कर देता है, साइटोसिन को यूरेसिल में। तो दिस कन्वर्जन कन्वर्ट कोडोन दैट स्पेसिफाइड द glutamine amino acid into a stop codon that terminates translation prematurely, resulting in protein being shortened। तो आप समझ रहे हो ना। तो जैसे कि हमने ये देखा, मान लो ये 4563 एमिनो एसिड का था, मान लो ये, ठीक है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में है, मान लो जी ए सॉरी यू जी है, मान लो सीक्वेंस यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो अगर तो इसमें आरएनए स्प्लाइसिंग अगर होगी, तो मान लो इस जी को अगर ये यू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, तो जी को अगर यू में कन्वर्ट कर देगा, तो उस सीक्वेंस की जगह यू आ जाएगा ना। तो मान लो ये क्या पता स्टॉप कोडोन है या नहीं, आप देख लेना। तो एक प्रकार से स्टॉप कोडोन में कन्वर्ट कर देगा, और वहाँ पर जो उस चाहे हमारा ने आगे वो कितना ही हो, लेकिन स्टॉप कोडोन आते ही उसका जो है इधर जो अपस्ट्रीम रीजन तक ही उसका ट्रांसलेशन होगा, आगे का ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो वो 4563 की जगह 2153 ही एमिनो एसिड को कोड कर सकेगा, ठीक है। तो hope you all know about all these process, RNA editing, alternation process, splicing and polyadenine। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आप सभी ने आई थिंक समझ में आ चुका होगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर क्लियर हो चुका है तो आप वीडियो को लाइक अभी कर देना, और चाहे वीडियो को लाइक मत ही करना, चाहिए सब्सक्राइब पहले कर दो यार, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दो। आप देख सकते हो अभी यार ऑलमोस्ट 35 से 40 सब्सक्राइबर ही हैं अभी तक यार। तो सब्सक्राइब करो यार, ये शुरुआती चैनल है आपके, जो है सपोर्ट करो यार इस चैनल को प्लीज़ यार।